हाँ तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अब लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन। और लाइन स्पेक्ट्रा से पहले मैं आपको 2 पॉइंट क्लियर कराना चाहता हूँ। एक का नाम है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक नाम है एमिशन स्पेक्ट्रा। मैंने आपको एक बात बताई क्या कि जैसे कोई एटम है, एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से पहली शेल है, दूसरी शेल है। इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो ये एनर्जी का एब्जॉर्ब करके दूसरी ऑर्बिट में जाता है। नॉट ओनली फर्स्ट से सेकंड में आएगा, फर्स्ट से डायरेक्ट थर्ड में भी जा सकता है। जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट अगर वो पूरी हो गई तो फर्स्ट से थर्ड में भी जा सकता है। इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके नेक्स्ट ऑर्बिट में जाता है, किसी भी ऑर्बिट में जा सकता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन जाता है तो वापस जरूर आएगा। क्यों आएगा भाई? इलेक्ट्रॉन ना ऐसा नहीं है कि जिस ऑर्बिट में हो उसी ऑर्बिट में रहेगा। चाहे उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाए तो कुछ समय के लिए वो दूसरी ऑर्बिट में चला जाएगा, पर उतनी ही एनर्जी एमिट करके ये बात मैं क्लियर करा चुका हूँ पहले भी लेक्चर्स में, उतनी ही एनर्जी एमिट करके वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे आएगा। ये इसकी ग्राउंड स्टेट होती है, इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है। अगर फर्स्ट में गया तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड में गया तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट, है ना। तो इस हिसाब से अब ये जो वेवलेंथ या जो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्व कर रहा है वही फ्रीक्वेंसी एमिट की भी करता है। जैसे हमारे हाथ में फिंगरप्रिंट्स होती है, हर दुनिया में जितने भी लोग हैं सबकी फिंगरप्रिंट अलग अलग होती है। ऐसा कोई नहीं है जिसकी फिंगरप्रिंट मैच कर जाए। सेम ये जो एटम्स हमें पाए जाते हैं इनका एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा अलग अलग होता है। मतलब हाइड्रोजन का एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा अलग अलग होता है। लाइक हमें कोई एलिमेंट मिला और वो कोई कहने लगे, भाई कोई साइंटिस्ट है कहने लगे, तो वो जनरली कहता है कि न्यू एलिमेंट है, न्यू एटम है, दैट इज एक 919, इसका एटॉमिक नंबर 119 है, ऐसा वो बोलता है। तो क्या होगा, उस एटम के एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा चेक करे जाएंगे। उनके एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा अगर किसी अदर एटम्स के साथ मैच कर गए तो इसका मतलब वो दूसरा ही एटम है, वो नया एटम है ही नहीं है। और अगर नहीं मैच करे तो वो एक नया एलिमेंट है। इस हिसाब से डिस्कवरी होती है एटम्स की। ऐसे डिस्कवरी नहीं होती कि मतलब बस एटम मिल गया, मैंने कह दिया ये एटम है, डन, नया है, इसमें प्रॉपर्टी डिफरेंट दिख रही है, कलर अलग दिख रहा है, नया एटम हो गया। ऐसा नहीं होता। नया एटम कब तक होगा, उसका जो एमिशन स्पेक्ट्रा होगा वो किसी और एटम के साथ मैच नहीं करना चाहिए। तो दे आर द फिंगरप्रिंट्स ऑफ द एटम्स। ये फिंगरप्रिंट है एटम्स की। होता क्या है, हर एटम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्व करता है और उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही एमिट करता है। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन शायद किसी और एमिट, जैसे तुमने डी और एफ ब्लॉक में पढ़ा है, आपने डी और एफ ब्लॉक में पढ़ा था कि उसमें जब ट्रांजिशन होती है तो विजिबल रेस को एब्जॉर्व करती है और विजिबल रेस को ही एमिट करती है। आपने डी और एफ ब्लॉक में पढ़ा था। तो मतलब डी और एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट ज़्यादातर विजिबल रेस को एमिट करते हैं और विजिबल रेस को ही एब्जॉर्व करते हैं। आपको पता है ना भाई, हम पे बहुत सारी वेवलेंथ होती है। विजिबल रेस तो बहुत छोटा सा हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड विबग्योर, राइट बेटा। यहाँ पे आती है रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स, विजिबल रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड रेज, एक्स रेज, गामा रेज। तो इन सब की वेवलेंथ अलग अलग होती है, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेडियो वेव्स की, सबसे कम वेवलेंथ होती है गामा रेज की, और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव्स की, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है गामा रेज की। तो इस हिसाब से अगर इधर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ती है और इधर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी घटती है, बिकॉज वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वही मैं बता रहा हूँ कि हर किसी एटम का एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, हर किसी एटम का एक एमिशन स्पेक्ट्रा होता है। स्पेक्ट्रा बनते कैसे हैं इसके बारे में भी बता दूँ मैं आपको। स्पेक्ट्रा कैसे बनते हैं बच्चों, देखो हम क्या लेते हैं, मान लो हमने क्या ली, एक किसी भी चीज़ में, ग्लास में, किसी भी पैकेट में हाइड्रोजन गैस ली और इसके ऊपर लाइट एनर्जी पास कराई और यहाँ पे हमने लगा दिया प्रिज्म। यहाँ पे लगा दिया हमने प्रिज्म। प्रिज्म क्यों लगाया, प्रिज्म क्या करता है, डिस्पर्स कर देता है वाइट लाइट को, सारी वेवलेंथ में तोड़ देता है। आपने पढ़ा होगा एक वाइट लाइट को विबग्योर में तोड़ देता है, पर तुम्हें तो विबग्योर दिखती है इसलिए विबग्योर में टूटा हुआ दिखता है, वैसे वो सब में तोड़ देता है क्योंकि हम देख ही विबग्योर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एमिट करेगा और यहाँ पे एक स्पेक्ट्रा बना देगा। अब ये जो स्पेक्ट्रा बन रहा है इसमें कुछ वेवलेंथ पे डार्क, कुछ वेवलेंथ दिखेंगी ही नहीं, मिस हो जाएंगी,
ये जो स्पेक्ट्रा बना इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलेंगे। क्यों मिस हो गई? क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे चला गया। जब वो अब ये हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब अगर इसी हाइड्रोजन गैस को बिना लाइट सोर्स के रख दो, प्रिज्म रख दो और यहाँ पे क्या रख दो, फिर से स्क्रीन रख दो, यहाँ पे क्या होगा, बस वो वेवलेंथ दिखेगी, सब कुछ काला काला दिखेगा। बस वो वेवलेंथ दिखी थी जो एब्जॉर्प्शन में मिस हो गई थी। तो ये जो स्पेक्ट्रा बना दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रा। तो हर एटम का अपना अपना एमिशन स्पेक्ट्रा होता है, हर एटम का अपना अपना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है। ये फिंगरप्रिंट्स कहलाए जाते हैं। दे आर द फिंगरप्रिंट्स ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट के फिंगरप्रिंट कहलाए जाते हैं। कौन कहलाए जाते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रा। दे आर द फिंगरप्रिंट ऑफ द एलिमेंट। हर एटम का एमिशन स्पेक्ट्रा डिफरेंट होता है। हर एटम का एमिशन स्पेक्ट्रा डिफरेंट होता है और हर एटम का एमिशन स्पेक्ट्रा डिफरेंट होता है, मतलब उनकी फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होती है। इसी वजह से पता लग सकता है कि कौन सा एटम कौन है। मान लो कोई एटम हमें मिला, कोई गैस मिली। वैसे ऑक्सीजन गैस को टेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं भाई। ऑक्सीजन गैस को तरीके क्या है? आग ज़्यादा कर देगा वो, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। अब ऑक्सीजन गैस में तो एक ही एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो अगर मुझे ये चेक करना है कि वो ऑक्सीजन है नहीं है, तो मैं उसका ऑक्सीजन स्पेक्ट्रा, ऑक्सीजन का एमिशन स्पेक्ट्रा बनाऊंगा। अगर एमिशन स्पेक्ट्रा वो ही हुआ जो पहले भी ऑक्सीजन स्पेक्ट्रा का था, मतलब वो ऑक्सीजन गैस है, नहीं तो नहीं है। पर इसमें बहुत खर्चा आता है, तो इसलिए ये मतलब बहुत सारे नए नए टेस्ट ऑब्जर्व हो गए हैं। पर ये मतलब फिक्स है, ठीक है। अगर कुछ नहीं हुआ तो लास्ट में यही होगा, इसी से पता लगेगा कि कौन सा एटम है, ठीक है। अब यही चीज़ हम हाइड्रोजन के लिए पढ़ने वाले हैं, बस एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रा को लाइन स्पेक्ट्रा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या ऑब्जर्व हुई, कहीं कहीं लाइनें ऑब्जर्व हुई। अभी मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव करा था जिसमें रिडबर्ग कांस्टेंट आया था। और अगर मैं लैम्डा एमिट की बात करूँ तो 1 अपॉन लैम्डा एमिट इक्वल टू 1.03 इंटू 10 की पावर 7 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर। ये क्या थी? वो जो वेवलेंथ एमिट हो रही थी जब इलेक्ट्रॉन किसी एन आई ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन एन फाइनल पे पहुंचता है तो वो एक लैम्डा एमिट करता है। उसका ये डायरेक्ट फॉर्मूला था। और ये जो कांस्टेंट है इसको रिडबर्ग कांस्टेंट बोला गया था। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको। अब ये जो ऑब्जर्वेशन, जो एमिशन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रा बने, वो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से बनाए। किसी ने कुछ और ऑब्जर्व करा, किसी ने कुछ और ऑब्जर्व करा। तो उसमें जो सबसे पहले साइंटिस्ट है वो लेमन साइंटिस्ट है। लेमन सीरीज दी उन्होंने। लेमन सीरीज के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो सीरीज दी वो लेमन सीरीज दी। और लेमन सीरीज के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो इसमें n की वैल्यू 1 अपॉन लैम्डा एमिट इक्वल टू 1.03 इंटू 10 की पावर 7 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर। मतलब अगर कहीं से भी किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में गिरेगा, किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में गिरेगा तो वो इतनी वेवलेंथ निकालेगा। ये किसने ऑब्जर्व करा था? लेमन ने। तो उसने अपनी सीरीज दी, दैट इज कॉल्ड लेमन सीरीज। किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन, बोला ना, किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, चाहे सेकंड से फर्स्ट में आता है, चाहे थर्ड से फर्स्ट में आता है, चाहे फोर्थ से फर्स्ट में आता है, चाहे फिफ्थ से फर्स्ट में आता है, चाहे सेवन्थ से फर्स्ट में आता है, चाहे इन्फिनिटी से फर्स्ट में आता है। इन्फिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर हो चुका है। तो उसके लिए क्या सीरीज आएगी? लेमन सीरीज। फिर दूसरी सीरीज जो आई उस सीरीज का नाम था बेटा बल्मर सीरीज। और ये बल्मर सीरीज ने क्या करा? अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आता है, किसी भी ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आता है तो बल्मर सीरीज है। बल्मर ने ऑब्जर्व करी थी ये। तीसरा पश्चिम सीरीज। पश्चिम सीरीज के अंदर 1 अपॉन लैम्डा एमिट इक्वल टू 1.03 इंटू 10 की पावर 7 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर। मतलब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड ऑर्बिट में गिरता है, ये ओनली इट इज दिस सीरीज ओनली वैलिड फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, बिकॉज इसमें एटॉमिक नंबर मैंने 1 ले लिया, देख रहे हो आप, z की वैल्यू मैंने नहीं लिखी, मतलब 1 है।
फिर लास्ट में आती है हमारी ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज तो 1 अपॉन लैम्डा एमिट इक्वल टू 1.03 इंटू 10 की पावर 7 1 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन का स्क्वायर। ये हमारी सीरीज थी, लेमन सीरीज, बल्मर सीरीज और तुम्हारी क्या ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, एक और सीरीज थी, उसको पी फंड सीरीज के नाम से जाना जाता है। और पी फंड सीरीज में क्या था, 1 अपॉन लैम्डा एमिट इक्वल टू 1.03 इंटू 10 की पावर 7 1 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन का स्क्वायर। समझे? तो ये अलग अलग साइन, ये क्या है, कहीं से भी 1 में, कहीं से भी 2 में, कहीं से भी 3 में, कहीं से भी 4 में, कहीं से भी 5 में अगर ट्रांजिशन होती है तो उसमें कौन सी सीरीज लगाई जाएगी, लेमन। कहीं से भी 1 में लेमन लगाई जाएगी, कहीं से भी 2 में बल्मर लगाई जाएगी, कहीं से भी 3 में पर्शियन लगाई जाएगी, कहीं से भी 4 में ब्रैकेट लगाई जाएगी, कहीं से भी 5 में पी फंड लगाई जाएगी। तो इतनी सीरीज दी। इस सीरीज का कॉम्बिनेशन करके, इन सीरीज का कॉम्बिनेशन करके ये फॉर्मूला रिडबर्ग ने बनाया था, जिस वजह से इसको रिडबर्ग फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है। अब अगर इसको लेमन सीरीज में बदलना है तो NF की वैल्यू 1 कर दो, इसको अगर बल्मर सीरीज में बदलना है तो NF की वैल्यू 2 कर दो, अगर इसको पर्शियन सीरीज में बदलना है NF की वैल्यू 3 कर दो, इसको अगर ब्रैकेट सीरीज में बदलना है तो NF की वैल्यू 4 कर दो, अगर इसको पी फंड में बदलना है तो NF की वैल्यू 5 कर दो। तो बच्चों अगर मैं रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू देखूँ तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू बुकों में तुम्हें 1.09 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स भी मिलेगी, और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 1.03 इंटू 10 की पावर 7। दिस वैल्यू इज़ वेरी क्लोज टू दिस वैल्यू, इसलिए हम ये दोनों में से कोई भी वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब लाइन स्पेक्ट्रा की बात होती है तो हम इस वैल्यू को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, उस वैल्यू को भी। दे आर वेरी क्लोज वैल्यू। अगर तुम सोचो ना, इसका भी अगर करोगे तो क्या आएगा, 1.01 लिख सकते हो, इसको भी करेंगे तो क्या लिखेंगे 1.1 लिख सकते हो, इसका भी करोगे तो 1.03 है, नहीं लिख सकते। बट अगर ये जो बहुत बड़ी वैल्यू है, अगर इससे मल्टीप्लाई होगी ना वैल्यू तो इतना असर नहीं पड़ेगा जितना असर पड़ना चाहिए। ठीक है, दैट्स वाई दे आर वेरी क्लोज वैल्यूज। क्योंकि जब रिडबर्ग, सुनो हुआ क्या, सब साइंटिस्ट ने अपना अपना फॉर्मूला दिया, अपना अपना फॉर्मूला दिया, तो उन्होंने ये वाला रिडबर्ग कांस्टेंट आ रहा था उनका, ये वाला नहीं आ रहा था जो बोर्ड से आया। तो जब बोर्ड्स ने इक्वेशन दी, पहले बोर्ड्स ने इक्वेशन दी थी, बाद में इन्होंने दी थी, तो इन्होंने अपना ये वैल्यू निकाल के रख दी और बोर्ड्स ने ये निकाली, तो बाद में पता लगा ये वैल्यू इसी में से ही देखी गई है, ये दोनों सेम पैटर्न के फॉर्मूले आ गए, जिस वजह से इसको लगभग इसको यही मान लिया गया। तो तुम्हें जो न्यूमेरिकल में सॉल्व करना है वो ये लेके करना है, ध्यान रखना। जब ट्रांजिशन करना है तो ये लेके करना है, जब बोर्ड्स के बारे में पढ़ना है तो ये लेके करना है। ठीक है, एक चीज़ और लिख लो बच्चों इसमें, कि ये जो लेमन सीरीज में जो वेवलेंथ निकल रही है वो जो निकलती है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन की निकलती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन की, और जबकि जो बल्मर में निकलती है वो विजिबल वाली निकलती है, विजिबल रीजन की, और जबकि पर्शियन में जो निकलती है वो निकलती है बेटा हमारी लो इंफ्रारेड की, और ब्रैकेट में जो निकलती है वो भी लोअर इंफ्रारेड ही होती है, और जबकि पी फंड में जो होती है वो हाई इंफ्रारेड होती है। ठीक है, तो ये भी फिक्स है कि मतलब इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी ऑर्बिट से अगर 1 में गया तो अल्ट्रा वायलेट रीजन की रेज निकालता है, किसी भी ऑर्बिट से 2 में गया तो वो विजिबल रेज निकालता है, किसी भी ऑर्बिट से 3 में गया तो लो इंफ्रारेड निकालता है, किसी भी ऑर्बिट से 4 में तब भी लो इंफ्रारेड, किसी भी ऑर्बिट से मतलब 5 में तो हाई इंफ्रारेड। अब तुम एक बात नोट डाउन करो, जब पहली वाली से और दूसरी वाली में चेंज हुआ तो वेव्स चेंज हो गई, दूसरी से तीसरी में भी चेंज हो गई, पर तीसरी चौथी पांचवी में चेंज नहीं हो रही। क्योंकि जब अब मैंने आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की वैल्यूज बताई थी तो आपने देखी थी कि पहली ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी की वैल्यू में बहुत डिफरेंस होता है, जबकि सेकंड और थर्ड में डिफरेंस कम होता है, थर्ड और फोर्थ में और कम डिफरेंस हो जाता है, फोर्थ और फिफ्थ में और कम डिफरेंस हो जाता है। तो धीरे धीरे डिफरेंस क्या होता है, कम होता चला जाता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे डिफरेंस लगभग 0 हो जाता है, तो उसको कहते हैं इन्फिनिटी ऑर्बिट, और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है किससे, एटम से।
अब मैं आपको एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनवाना चाहता हूँ। एनर्जी लेवल डायग्राम में क्या है बच्चों, ये हमारा एनर्जी का चार्ट है। जो ऊपर है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जो नीचे है उसकी एनर्जी कम होगी। ये हमारी ऑर्बिट है n=1 वाली, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की एक एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ तो बेटा ये एनर्जी लेवल डायग्राम मैं आपको बताने वाला हूँ। हम एनर्जी लेवल डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो पहली ऑर्बिट, अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ रही है। ये पहली ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हुआ करती थी हाइड्रोजन एटम के लिए, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको जूल में बात करें तो इसमें एनर्जी कितनी है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। मैं खाली इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करूंगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर सेकेंड ऑर्बिट में देखूँ तो सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी जो होती है बेटा वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब देखो फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अभी अगर मैं थर्ड ऑर्बिट की बात करूँ तो थर्ड ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है वो -1.5, थर्ड ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, 51। तो ये देखो पहली ऑर्बिट और दूसरी ऑर्बिट में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है। अब अगर मैं फोर्थ ऑर्बिट में चला जाऊँ तो फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी का डिफरेंस और कम हो जाता है, और ये कितना हो जाता है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन दोनों में देखो डिफरेंस कितना कम है, इन दोनों में थोड़ा ज़्यादा है, इसमें और ज़्यादा है। तो इस हिसाब से एनर्जी डिफरेंस कम होता चला जाता है जैसे जैसे दूर जाते हो। मान लो ये फिफ्थ ऑर्बिट में इसमें एनर्जी और कम डिफरेंस हो गया, ये सिक्स्थ ऑर्बिट में इसमें एनर्जी डिफरेंस और कम हो गया, ये सेवन्थ ऑर्बिट में इसमें एनर्जी डिफरेंस और कम हो गया, और ये एट्थ ऑर्बिट में और कम हो गया, नाइन्थ ऑर्बिट में और कम हो गया, 10th ऑर्बिट में और कम हो गया, 100वें ऑर्बिट में और कम हो गया, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। फिर ये आयोनाइज, मतलब एक n=∞ होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आयोनाइज, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। अब सीरीज क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आएगा लेमन सीरीज, अगर थर्ड से सेकंड फर्स्ट में आएगा लेमन सीरीज, अगर फोर्थ से सेकंड में फोर्थ से फर्स्ट में आएगा तब भी लेमन सीरीज, फिफ्थ से फर्स्ट में आएगा तब भी लेमन सीरीज, सिक्स्थ से फर्स्ट में आएगा तब भी लेमन सीरीज, सेवन से फर्स्ट में आएगा तब भी लेमन सीरीज। कहीं से भी अगर वो फर्स्ट में आ रहा है, इन्फिनिटी से अगर वो फर्स्ट में आ रहा है तो लेमन सीरीज। अब देखो सबको, चलो ये तो सबके लिए ये तो क्लियर है। अब ये जो चीज़ है ये सबके लिए कॉमन है, मतलब इतना तो एनर्जी डिफरेंस आपको सबको देना पड़ेगा, ये तो सबके लिए कॉमन है। जितने भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी एटम से है तो मतलब ये जो इतना एनर्जी गैप है, इसी वजह से यहाँ से कौन सी रेज निकलती है, यूवी रेज निकलती है, और इस सीरीज को क्या बोला जाता है, लेमन सीरीज बोला जाता है। दूसरी क्या थी, अगर कहीं से भी 2 में गिरता है तो कहीं से भी 2 में, 4 से 2 में, 5 से 2 में, 6 से 2 में, 7 से 2 में, 8 से 2 में, किसी से भी अगर 2 में, मतलब इन्फिनिटी से भी 2 में गिरेगा तो देखो कितना एनर्जी, ये वाले देखो कम एनर्जी लेके कम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही होगी और कम एनर्जी एमिट करेंगे, ये वाले ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी एमिट करेंगे। तो ये वाली जो सीरीज़ होती है इसको बल्मर सीरीज़ के नाम से जाना जाता है। इसमें से जो रेज निकलती है वो विजिबल रेज निकलती है, ठीक है। अगर मैं थर्ड ऑर्बिट की बात करूँ, फोर्थ से थर्ड में गिरेगा, फिफ्थ से थर्ड में गिरेगा, सिक्स्थ से थर्ड में गिरेगा, सेवन्थ से थर्ड में गिरेगा, इन्फिनिटी से थर्ड में गिरेगा, तो ये जो सीरीज होगी ये सीरीज आपकी क्या कहलाएगी, फोर्थ से थर्ड में गिरेगा, फिफ्थ से थर्ड में गिरेगा, सिक्स से थर्ड में गिरेगा, इन्फिनिटी से थर्ड में गिरेगा, ये जो सीरीज कहलाएगी ये पर्शियन सीरीज कहलाएगी। इसमें कौन सी रेज निकलती है, लो इंफ्रारेड। तो इस हिसाब से अलग अलग सीरीज क्या, अब अगली सीरीज क्या होगी, फिफ्थ से फोर्थ में, सिक्स्थ से फोर्थ में, सेवन्थ से फोर्थ में, इन्फिनिटी से फोर्थ में, ये हमारी हो गई ब्रैकेट सीरीज। फिर आगे ऐसे सीरीज बनती चली जाएगी, ठीक है। अब तुम देखो इस सीरीज में ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी तो ज़्यादा एनर्जी एमिट होगी, इन सीरीज में थोड़ी कम एब्जॉर्ब होगी तो कम एमिट होगी, इसमें और कम एमिट एब्जॉर्ब हुई होगी तो और कम एमिट होगी, इसमें और कम एब्जॉर्ब हुई होगी तो और कम एमिट होगी। तो इस हिसाब से सीरीज डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम बनता है, और यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। और ये जो फॉर्मूले पे बेस पे है वो किस फॉर्मूले पे बेस पे है, वो E एमिट इक्वल टू 1/λ एमिट इक्वल टू 1.097 इंटू 9 इंटू 10⁻⁷ 1/n f का स्क्वायर -1/n i का स्क्वायर।
अगर लेमन सीरीज की बात है तो NF की वैल्यू 1 होगी, बल्मर सीरीज की बात है तो NF की वैल्यू 2 होगी, पर्शियन सीरीज की बात है तो NF की वैल्यू 3 होगी, अगर ब्रैकेट सीरीज की बात है तो N की वैल्यू 4 होगी। तो इस हिसाब से ये सीरीज बनती चली जाएगी और इसी को बोला जाता है बल्मर फॉर्मूला और रिडबर्ग कांस्टेंट। इस वैल्यू को बोला जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, ये एनर्जी लेवल डायग्राम।